राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबर रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं भाई श्रीकांत जी, पेशे से पत्रकार हैं, दिल्ली में रहते हैं, पर अभी 1.5 महीना बिहार लगा के आए हैं। श्रीकांत जी, आप बाल बच्चेदार आदमी हैं, 1.5 महीना बिहार चले जाते हैं, आपको डर नहीं लगता है? हा? आपको और तमाम दर्शकों को जय सिया राम। दरअसल बाल बच्चेदार आदमी तो है, लेकिन बाल बच्चेदार आदमी के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। एक पापी पापी पेट पेट का होता है, सवाल है। पापी पेट का सवाल है। और मैं उन पत्रकारों में नहीं हूँ जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। मैं किराए अरे, के मकान में। हाँ, 5,000 रुपया भी नहीं है आपके पास? नहीं नहीं, करोड़ों अरबों रुपए नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं, किराए के 5,000 मकान। तो होगा। बिहार में तो मैंने सुना है 5,000 रुपए के लिए अपहरण हो जाता है। नहीं, अब नहीं होता है। अब नहीं नहीं, अब अब रेट बढ़ गया या होता नहीं अपहरण? होता है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं होता है। और वो अपराध की संख्या या अपराध का स्तर बहुत घट गया है। दरअसल नीतीश सरकार में देखिए, आप कुछ भी कहें, आप नीतीश को कितने भी आपसे तमाम दिक्कतें हों, या नीतीश सरकार को लेकर और एनडीए सरकार को लेकर आप कितना भी कुछ कहें, लेकिन अपराध जो 90 के दशक में होता था और जो हमने 2000 के शुरुआत में देखा था, उस अपराध में बहुत बहुत बड़े पैमाने पर कमी आई है। बहुत बड़े पैमाने पर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपराध पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। आपने अब बिहार पुलिस एनकाउंटर करती है महाराज। एनकाउंटर उत्तर प्रदेश सरकार, अभी उत्तर प्रदेश अभी वो पुलिस जो ने देखा देखी। हाँ, चंदन चंदन पारस पारस अस्पताल में परसों। 5 लोग हाँ घुस के, वो हाँ, वो अभी कम कम गुंडई है, मतलब अभी तो ज्यादा कैसी होती होगी बिहार में? वो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल उसके पीछे राजनीति है। अगर आप उसे देखेंगे ना, तो उसके पीछे आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति क्लियर हो जाएगी। दरअसल अब दबदबे का खेल है बिहार में। और बिहार में ऐसा ऐसा नहीं है कि वहां पर अपराध बिल्कुल खत्म हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपराध पर अंकुश लगा है। अपराध बहुत बड़े पैमाने पर अब कम हुआ है। अब जातिगत हिंसाएं नहीं होती है। जातिगत जो चीजें होती थी वो नहीं होती थी, और बुरा माल साफ करो वाली राजनीति तो चल नहीं रही है। जी। पर अगर लालू का बेटा वापस आ गया, हाँ 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 हाँ, हाँ। मैं उस संभावना पे विचार कर रहा हूं कि अगर लालू की पार्टी वापस आ जाती है तो हाँ। बिहार का क्या होगा? ये खतरा बिहारियों को है या इससे मुक्त हो गए हैं, ऊपर पड़ा है, जंगल राज आए तो आए? जंगल राज नहीं, वापस लौट सकता है, ये बताइए आप। हाँ, जंगल राज वापस लौट सकता था, मात्र 1 डेढ़ महीने पहले। 1 डेढ़ महीने पहले, और खास तौर से 24 के चुनाव के बाद, जिस तरीके से विपक्ष ने बिहार में एक आक्रामक शैली अपनाई, और उसके बाद कैसे बिहार में और अलग अलग राज्यों में नरेंद्र मोदी को 240 पे लाने के बाद उन्होंने कहा कि साहब हम हर एक राज्य जीतेंगे। और उसके बाद जो गियर चेंज किया, टू साइज वाला जो एक राजनीति होती है, रणनीति होती है, उसको बीजेपी ने इस्तेमाल किया। और आज फिलहाल जो बिहार में जेडीयू के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ जो जो विपक्ष मजबूत होता था, आज वो हाशिए पर है, आज वो साइडलाइन है। और दरअसल आप सोचिए ना, नीतीश कुमार 15-20 सालों से सत्ता पे है, आज के नहीं है, 15-20 सालों से सत्ता पे है। तो ये जो नई पीढ़ी है जो अब पैदा हुई है, या फिर कहा जाए कि जो 4-5 साल की थी, 6 साल की, 8 साल की थी, जब बिहार में जंगल राज खत्म हुआ था, उसकी क्या मेमोरी में जंगल राज होगा? जिसने गुलगुले नहीं खाए उसे गुलगुले के मीठे के बारे में क्या पता? जिसने जंगल राज देखा नहीं उसे जंगल राज के बारे में क्या पता? नहीं पता होगा ना। तो वो इस मुगालते में थे, वो इस एक तरीके से दियोसप्त में थे। उनको लगता था कि तेजस्वी और आरजेडी जो है वो उनके लिए बेहतर रोजगार के अवसर, काम धंधे के अवसर, शिक्षा, समाज और स्वास्थ्य की बात होगी। लेकिन जब धीरे धीरे बूढ़े बुजुर्ग पुरनिया जिसे हम कहते हैं, जब वो धीरे धीरे उन्होंने, और खास तौर से देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी तो पिछले
एक डेढ़ साल में सोशल मीडिया पर जेडीयू को जो पिछड़ी हुई थी आरजेडी से, बीजेपी पिछड़ी हुई थी आरजेडी से, ये भी मैंने बिहार में देखा कि बहुत बुरी तरीके से पिछड़े हुए थे हर एक मुद्दे को। और आपको पता है आरजेडी का पूरा सोशल नेटवर्किंग कहां से संचालित होता है? पटना नहीं, बेंगलुरु नहीं, मुंबई नहीं, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम से आरजेडी का सारा सोशल नेटवर्किंग सब कुछ जो है वो संचालित होता था। तो इतने बड़े पैमाने पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर और हर मुद्दे पर, और तेजस्वी और राजद, उसके बाद लालू, मीसा, इन सबको इतना महान बनाने की कोशिश की गई। लेकिन पिछले 4 महीनों में जो जेडीयू और बीजेपी पिछड़ रही थी सोशल मीडिया पर भी, वापस जंगल राज और तेजस्वी और लालू के पुराने काले कारनामे, राजद के पुराने पार्टी के गुंडई, और जिस तरीके से बिहार का हाल अब 20 वर्ष तक, आप सोचिए 15 से 20 वर्षों तक जो बुरा हाल हुआ, जो कल कारखाने वहां से भागे, और जो जातिगत वो राजनीति करते, जिस तरीके से धार्मिक उन्माद वो फैलाते, और लगातार वो जो बयान देते रहे, दरअसल हिंदुत्व के खिलाफ हो, शाश्वत धर्म के खिलाफ हो, उसके खिलाफ जो जो बयान देते रहे, उसमें उसके मीम, उसके वीडियो बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना, और जो नई पौध है, ये जो नई अभी आई है, जो 18-20 साल की है, जिसने वो जंगल राज नहीं देखा, या फिर जंगल राज था तो वो 8-10 साल की थी, जिससे उनका बड़े पैमाने पर 2-4 नहीं हुआ। जी, पर जहां तक मेरा अनुभव है, जी, यूपी में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक और बिहार में लालू प्रसाद का वोट बैंक, ये दोनों तो सिर्फ जंगल राज में ही फलते फूलते हैं। ये तो 24 घंटे कामना करते हैं कि हे भगवान किसी तरह यूपी में अखिलेश जी की सरकार आ जाए, बिहार में लालू के बेटे की सरकार आ जाए, तो हम लोग वापस पुनः अराजकता का माहौल बना के, लॉ एंड ऑर्डर को धक्की धज्जियां उड़ा के फिर से वापस फलना फूलना शुरू कर देंगे। आपको क्या लगता है कि अभी बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने 8-9 सालों में जितनी मेहनत करके उत्तर प्रदेश का जो माहौल सुधारा है, अभी आज अखिलेश यादव की सरकार ले आइए, 3 घंटा लगेगा पुनर्मुशको भाव, 3 घंटा से ज्यादा नहीं लगाएंगे। ये जितने भागे हुए हैं ना, बिहार में और नेपाल में और बंगाल में फरारी काट रहे हैं, ये सब 3 घंटे में वापस आ जाएंगे, और वही अराजकता का नंगा नाच होगा जो पुराने जमाने में हुआ करता था, और योगी बाबा की 10 साल की मेहनत जीरो हो जाएगी। तो इनका तो वोट बैंक है ही टोटली अराजकता का पोषक। वो फलता जैसे बैक्टीरिया होता है, उसको पनपने के लिए एक निश्चित तापमान और नमी चाहिए होती है ना, उसी तरह अराजकता को, गुंडा एलिमेंट को, माफिया को, चोर को, डकैत को, गिराकट को पनपने के लिए जो राजनीतिक माहौल चाहिए वो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की सरकार में ही मिलेगा उनको। तो आपको क्या लगता है, एमवाई को शांति चाहिए, उनको अराजकता चाहिए, तो वो तो अराजकता के लिए वोट करेंगे। नहीं, जिनका जराइम पेशा है, दरअसल जो 2 नंबर का काम करते हैं, लूटपाट करना, गाड़ी लूटना, और मतलब तमाम आपराधिक कृत्य। हर आदमी जराइम पेशा नहीं होता, पर दबंगई बाई नेचर होती है। दरअसल ये जातिगत उन्माद है ना, आप सोचिए ना, ये नहीं एम वाई की आप बात कर रहे हैं, तो एम तो आपको पता है उनका तो मानना है कि 2000 सालों से वो इस पर राज कर रहे हैं और पूरी पृथ्वी उन्हीं की है। एम पे तो बात ही नहीं कर रहा, वाई पर जरा बात करो। तो वाई के भी तो आपको पता नहीं है कि वाई जिस दिन अगर एग्जिट पोल में भी, वाई तो सबसे बड़ा अराजकता का पोषक है। हाँ, तो वाई जो है, जैसी एग्जिट पोल में उनको पता चलता है कि उनकी सरकार बन जाएगी, वो उसी दिन से वो फन काटना शुरू कर देंगे।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। एग्जिट पोल और वाले अब तो बता दिए कि आपकी सरकार आ रही है, बात ओ। बस बवाल काटना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं एक आपको शुभ शुभ सूचना देता हूं। कहते हैं कि एक चीज बेहतर हुआ, एक जेडीयू और बीजेपी और एनडीए बड़े पैमाने पर सीटों के अंदर खाने बंटवारा भी हो गया, और वो बेहतर तरीके से अपने आप को अभी से पेश करना शुरू किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है, एक व्यक्ति है 200 किलो का, हाँ, 200 बिहार किलो वाला में। है हाँ, जो, 200 किलो का एक सुनिए व्यक्ति है। सुनिए, वो जो हाँ, 200 किलो वाला है, वो मैंने सुना है कि अपने जमाने में इतना बड़ा गुंडा था कि लोग बताते हैं कि उसने हत्याओं का 13 शतक लगा रखा है। कल मैंने देखा वो बिहार की जनता को लॉ एंड ऑर्डर पे, कानून व्यवस्था पे प्रवचन दे रहा था। अच्छा, जो पूर्णिया की जनता नहीं जानती है क्या ये कितना बड़ा माफिया, कितना बड़ा गुंडा, कितना बड़ा हत्यारा है? इसके बावजूद जानती क्यों पूर्णिया नहीं? ने उसको जिताया ना। तो आपको क्या लगता है, पूर्णिया की जनता को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए? पूर्णिया की जनता नहीं है क्या कि वो गैंडा जो है वो कितना बड़ा गुंडा और माफिया है? मैं जरा गेंडे की बात करूंगा। दरअसल एएनआई का एक पॉडकास्ट में देख रहा था। उस हाँ पॉडकास्ट में उसने कहा कि वो 23 घंटा काम करता है, 23 घंटा। हाँ, 23 बताओ, घंटा हमने और भी एक वो घंटा। वीडियो देखा कि मैं हाँ, सिर्फ 1 घंटा सोता हूँ। 1 घंटा सोता हूँ और 23 घंटा काम करता हूँ, रोज 10 लाख रुपए खर्च करता हूँ। रोज, तो रोज कमाता दस कहां से लाख 10 लाख रुपए रुपया? 10 लाख रुपया कहां से कमाता है? उसकी मील है, उसकी उसकी छोटी छोटी फैक्ट्रीज है पूर्णिया में। आप जो जूट मिल है ना, जूट मिल, ठीक है, जूट मिल है उसके पास बहुत काम है गुरु। और उसके जो जो उसके कल कारखाने हैं, वो केवल बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, बंगाल में है, महाराष्ट्र में है। मोटी आसामी है गुरु। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, मैं टॉपिक पे आता हूं। दरअसल पूर्णिया के लोगों को भी पता है कि ये व्यक्ति कौन है, और पूर्णिया ये हारता वापस। लेकिन जेडीयू और बीजेपी के जो आपस में सिरफुटौवल थी, और बीजेपी ने जिस तरीके से मतलब एनडीए के बीच जो सिरफुटौवल थी और जो टिकट काटे गए, माइनस प्लस किए गए, उससे कह हारे ना आप। पूर्णिया में पप्पू यादव क्यों जीता, और रंजीता रंजन क्यों जीतती रही? कटिहार चलिए, थोड़ा थोड़ा इधर आइए, कटिहार चलिए, या फिर थोड़ा और उधर आइए, किशनगंज का पूरा बेल्ट देखिए, वो है आरजेडी का। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूं। दरअसल अपने बेटे को बचाए रखने के लिए, और अपनी बेटी की राजनीति बचाए रखने के लिए, और अपने बेटे को विपक्ष का बड़ा चेहरा बनाए रखने के लिए, और विपक्ष के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाए रखने के लिए लालू यादव ने आरजेडी के हाथों, या फिर आरजेडी जो मजबूत हो रही थी उसे माइनस कर दिया। कैसे? पप्पू यादव 7 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पे वो आरजेडी को हराने का काम करेगा, क्योंकि पूर्णिया के पास जो सीटें हैं, या फिर जहां से वो संसद सदस्य है, वहां की सीटें आरजेडी के खाते में जा रही है। अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है, वो कांग्रेस के खाते में जा नहीं रही है। आप समझिए, आरजेडी के खाते में जा रही है। दरअसल 3 ऐसी सीटें हैं जिसे वो दिल्ली में दिल्ली के एक लाल टापू में पढ़ने वाला 40 साल का पीएचडी करने वाला व्यक्ति, डफली गैंग बजाने वाला जो है, 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर वो कांग्रेस से। हाँ, तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, ऐसा वाला जो व्यक्ति है, वो 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर एक अपने परिवार के व्यक्ति को चुनाव लड़वा रहा है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि मैं तो डेढ़ महीने रहा ना, चुनाव लड़वा रहा है। एक जेएनयू का ही पढ़ा हुआ एक व्यक्ति, उसको वो चुनाव लड़वा रहा है, और एक बीजेपी छोड़कर आए हुए व्यक्ति को वो चुनाव लड़वा रहा है। यानी कि जो 3 चुनाव हार चुका है, 4 चुनाव माफ कीजिएगा, वो व्यक्ति 3 लोगों को चुनाव लड़वा रहा है। ठीक। और बेगूसराय की 3 में से 2 सीटें जो है वो लेफ्ट को जा रही थी, और एक सीट जो है वो आरजेडी को जा रही थी। अब किशनगंज पे, अररिया, खगड़िया और ये किशनगंज का जो सारा इलाका है, यहाँ पर ओवैसी ओवैसी इतना बेहतर जमीन पर, मैं वहां पर ना मुझे जेडीयू दिखाई दे रही है,
ना आरजेडी दिखाई दे रही है, ना बीजेपी दिखाई दे रही है, ना कांग्रेस दिखाई दे रही है, और वहां से बच्चे से बूढ़ा जिसके हाथ में वोट है, जो वोट दे सकता है, सब ओबीसी के लिए बात कर रहे हैं, सारे के सारे। बल्कि जो आप मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बल्कि जो लेफ्ट पार्टी का काडर वहां पर है, लेफ्ट पार्टी का काडर है, खगड़िया में है, ठीक है, किशनगंज के इलाके में है, वो भी ओवैसी के नाम पे, तो उसका मानना है कि अगर हम एक मोटा मतलब 10 विधायकों का गुच्छा अगर निकलता है, 10 से 12 विधायक अगर वो जिता ले जाते हैं ओवैसी के, तो वो आरजेडी की सरकार बने या जेडीयू की सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, वो अपना काम करवा सकते हैं और अपने हिसाब से फैसले करवा सकते हैं, अपने हिसाब से चीजें निकलवा सकते हैं। और मैंने अभी तक कुछ 18 सीटें आपको बता दी, मोटा मोटी 18 सीटें, तो 18 सीटों का डेंट सीधे कांग्रेस को, लेफ्ट पार्टी को या फिर आरजेडी को लगता हुआ दिख रहा है, यहां पर बिल्कुल सीधे सीधे। और इसमें से जेडीयू भी नहीं निकालेगी, बीजेपी भी नहीं निकालेगी, हाँ निर्दलीय एक आध निकल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तारिक अनवर यहाँ पर अपने भांजे को चुनाव लड़वाने के पीछे है। नदीम अख्तर एक व्यक्ति है, वो चुनाव वहां पर लड़ रहा है और बहुत बेहतर काम कर रहा है। आसिफ मुर्तजा करके एक व्यक्ति है, मैं आपको बताऊं, वो पिछले 6 साल से काम कर रहा था, अब उसकी त्रुटि निकली है, अब उसकी हवा बन रही है, तो चीजें वहां पर बहुत बेहतर हो रही है। यही एक सबसे बड़ा फॉल्ट और दिक्कत वहां पर अभी आरजेडी के लिए है जी। अच्छा, चुनाव आयोग की जो एक्सरसाइज चल रही है एसआईआर, इसके ऊपर जो कांग्रेस और ये राजद इतना बवाल काट रहे हैं, और तेजस्वी ने तो कल कह दिया कि हम तो चुनाव का बायकॉट कर देंगे। इतनी हालत पतली है क्या इस एक्सरसाइज पे? जैसे 52 लाख वोटर जो है उनका नाम कटा है, तो इतना क्यों ये लोग डरे हुए हैं? इन्हीं का ज्यादा नुकसान हो रहा है क्या इस एक्सरसाइज से? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा, और दर्शक समझदार है, मैं सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन दर्शक समझदार है। दरअसल जो गोल टोपी वाले हैं, और गोल टोपी कहाँ से, म्यांमार से आया है या बांग्लादेश से आया है या अलग अलग जगहों से आया है, नहीं, उसमें गोल बहुत टोपी सारे हमारे ऐसे। देश में भी, अरे गोल टोपी हमारे देश में भी कम थोड़ी ना है। नहीं है, कम नहीं है, लेकिन वो गोल टोपी जो सऊदी जाकर बबस गया है, वो गोल टोपी जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहा है, लेकिन उसका वोट यहाँ डाल दिया जाता है। और हाँ वो शटलकॉक, ब्लैक शटलकॉक पहनने वाले बहुत सारे ऐसी ऐसी भद्र, आपको पता है ना, जिनके हाथ में पत्थर और हाथ में, एक हाथ में आसमानी हाँ। किताब होती है, तो ऐसी शटलकॉक्स के भी नाम जो है वो साइड लाइन जा रहे हैं। दरअसल दिक्कत ये है, वाई के नाम नहीं कट रहे हैं, वाई के नाम नहीं कट रहे हैं, एम के नाम बहुत बड़े पैमाने पर माइनस हो रहे हैं। और जो मर चुके हैं, जो जो बिहार छोड़ के जा चुके हैं, जिनका बिहार से कोई मतलब नहीं है, जिनके वोट यहाँ पड़ जाते थे, डाल दिए जाते थे, डलवा दिए जाते थे, कैसे करके कुछ ना कुछ हो जाता था, और एक बहुत बड़ा चंक, मैं इस बात को नहीं कह रहा, और मैं इस बात की पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे पत्रकार ये कह रहे हैं कि जहां जहां आरजेडी बहुत मजबूत है, और वहां पर जो पूरा ब्लॉक का ब्लॉक, पूरा ब्लॉक ब्लॉक का ब्लॉक जो उसको वोट देता था, उस ब्लॉक का 60% वोट माइनस हो गया है। 52 लाख जो है आंकड़ा, उसमें 60%, यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो मतलब मैं इस बात को पुष्टि भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह भी नहीं रहा हूं, विपक्ष जो कह रहा है मैं उसको बता रहा हूं। दरअसल उनका मानना है कि उनका जो मार्जिन होता था जीतने का 40 से ज्यादा सीटों पर, 40 से ज्यादा सीटों पर, वो मात्र मात्र 12 से 14 लाख होता था, 12 से 14 लाख। अब मैं 12 से मैं 54 में से अगर सीधे तौर पर कहा जाए, 51 और 54 का हिस्सा है वो, दरअसल उसमें से मैं मोटा मोटी 25 लाख समझता हूँ। चलिए, अगर गैर संवैधानिक, गैर नागरिक और जो बिहार का वोट नहीं, अगर वो 25 लाख माइनस होता है, और उसमें से बड़ा चंक एक ही पक्ष को मिलने वाला था, ये एक ही पक्ष को मिल रहा था, तो आप समझिए ना, खेल तो हो गया ना, आप समझ रहे, खेल अब हो गया। आखिरी समय समय हाँ हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। डेढ़ जी। महीना आप बिहार लगा के आए हैं, अपनी जान पे खेल के बिहार में घूम रहे थे। हाँ, किसकी सरकार बन रही है, एक लाइन में? इसका जवाब बाद में दिया जाएगा, एक लाइन।
आप खांटी पत्रकार है, खांटी। अगर मैं घूम लाइन के आया होता मैं तो मैं तो डंके की चोट पे नाम लेता। आप खांटी पत्रकार है, मानना पड़ेगा। दूध का जला चलिए, हुआ छाछ पीता है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जल्दी ही बिहार का एक और एनालिसिस करेंगे, और अब की बार सिर्फ किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार और जो बेल्ट है, हाँ, एमिम वाली उस बेल्ट की विशेष चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम। जय जय श्री राम।